मैटर क्या है? मैटर एक वह चीज है जो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। लेकिन क्या बना हुआ है भाई? मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। जो कुछ भी चीजें आज तक आपने देखी है या फिर देखोगे या फिर जो कुछ भी चीजें आपकी आंखों के सामने में भी पूछा जा सकता है एक नंबर में, और इसकी डेफिनेशन 2 नंबर में भी दे, एग्जांपल भी पूछी जा सकती है। तो हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन भाई मैं हूं ना, कंफ्यूज होने तो नहीं दूंगा। ये तो पार्टिकल है, ये जितने पास पास होंगे, क्यों है ये पास पास? क्योंकि इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है ना, वे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये इस पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है, ये इस पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था 1 लीटर पानी का, और मैंने दूसरे बर्तन में डाल दिया, तो उस बर्तन में डालते समय ये तो होगा नहीं कि वे 1 लीटर का 2 लीटर हो जाए या 1 लीटर का आधा लीटर हो जाए। जो मात्रा है मैं तो सेम ही 6 बातें और बताई गई हैं जो कि आपके एग्जाम में 2 नंबर की पूछी जा सकती है, वो भी एग्जांपल के सही। इसमें से मैं गारंटी देता हूं कि जरूर देखिए ऐसे क्या बनता है सब्लिमेशन, और ऐसे क्या बनता है सॉलिड। ये भी फर्स्ट आता है, ये भी फर्स्ट आता है। यानी क्लास 9th हो या फिर क्लास 10th हो, 24 घंटे 7 दिन अगर आपको किसी भी समय डाउट आ जाता है एग्जाम के रिलेटेड, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कौन से हैं, नोट्स किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मार्किंग स्कीम, किसी भी प्रकार का आपको अपने एग्जाम के रिलेटेड डाउट आता है या फिर किसी भी टॉपिक में डाउट आता है, तो हम आपके लिए हमेशा तैयार रहते हैं आपके हर डाउट को क्लियर करने के लिए। तो फिर दोस्तों आज हम लेकर के आ गए हैं क्लास 9 साइंस केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग। एक वादा शुरू में ही कर लो मेरे साथ कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। शुरू में बेसिक ही समझ में ना आए, लेकिन जब वीडियो खत्म होगी, जब क्लास खत्म होगी, मैं गारंटी देता हूं कि आपको हर एक टॉपिक समझ में आएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक आसान भाषा में, हर एक टॉपिक को उदाहरण सहित समझाया जाएगा और शांतिपूर्ण समझाया जाएगा। कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी। बस आपको क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड जब आएगा, जब आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, आज की क्लास में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, मैटर इन आवर सराउंडिंग। बहुत ही आसान चैप्टर भाई, बिल्कुल आसान चैप्टर, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा है, वहां पर पे जा करके अभी की अभी उस ग्रुप को ज्वाइन कर ले, या फिर आप मुझसे पर्सनल चैट भी कर सकते हैं उस ग्रुप के द्वारा। ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग जो कि क्लास 9 केमिस्ट्री साइंस चैप्टर फर्स्ट है। तो सबसे पहले हमारे सामने एक सवाल आता है कि मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर इन आवर सराउंडिंग तो समझ गए, हमारे आसपास यानी हमारे वातावरण की बात हो रही है। लेकिन मैटर क्या है? मैटर एक वह चीज है जो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। लेकिन क्या बना हुआ है भाई मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल? जो कुछ भी चीजें आज तक आपने देखी है या फिर देखोगे, या फिर जो कुछ भी चीजें आपकी आंखों के सामने है हाल फिलहाल, वे सब कुछ क्या है? मैटर है। यहाँ तक कि आप जो पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, तो अपने कपड़े पहन रखे, जहां पर आप बैठे, यानी जितनी भी चीजें यूनिवर्स में है, यानी जितनी भी चीजें ब्रह्मांड में है, वे सब कुछ क्या है? मैटर। और वे जो मैटर है, यानी ये जो मार्कर है, ये जो पुस्तक है, ये क्या है? मैटर है, मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। यह छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। आपको मैटर के बारे में पता चल गया होगा, लेकिन साथ ही एक बात और याद रखना, जो मैटर है ना, एक चीज पर डिपेंड रहता है, डिपेंड ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर। जो मैटर है वे प्रेशर पे भी और टेम्परेचर पे भी डिपेंड रहती है। अगर बात आ जाए कि अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मैटर क्या होता है, जो आपकी डेफिनेशन एग्जाम्पल सहित 2 नंबर में आपके सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मैटर क्या है, एग्जाम्पल के द्वारा बताइए। तो आपको लिखनी है डेफिनेशन, द सब्सटेंस व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। बस यह छोटी सी लाइन लिख दो, यह छोटी सी लाइन लिख दो, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। इससे आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। एक एग्जाम्पल और दे देना, देखो यहाँ पर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। देखो यहाँ पर ध्यान से, ये क्या है? व्हाइट बोर्ड है। बात समझ में आई? ऑक्यूपाई स्पेस, पहली बात ये भी एक मैटर ही है, क्योंकि सब कुछ क्या है? मैटर है। ऑक्यूपाई स्पेस, पहली बात है यहाँ पर देखिए, यह एक जो ये स्पेस है इसे कवर करने लग रहा है, इस पूरे स्पेस को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। ठीक है, एंड हैव मास, इसके अंदर वजन भी होगा। व्हाइट बोर्ड, या फिर इस मार्कर को ले लेते हैं हम, व्हाइट बोर्ड को भगाओ, चलो देखो,
इतने एरिया को इसने क्या किया, कवर भी किया, और इसके अंदर जाहिर सी बात है मास भी होगा, यानी वजन भी होगा, तो इसे हम बोल देते हैं मैटर। ये डेफिनेशन आपको लिख देनी है कि स्पेस को कवर भी कर रहा है और साथ ही साथ इसके अंदर क्या है, मास भी। चलो भाई ठीक है, यह पूरी बात है ना मैटर की, ठीक है। मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, और किस चीज पर डिपेंड रहता है, प्रेशर एंड टेम्परेचर पर, जो कि आपका एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है 1 नंबर में, और इसकी डेफिनेशन 2 नंबर में विद एग्जांपल भी पूछी जा सकती है, ठीक है। और यह और लिख देना साथ ही साथ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। बात समझ में आई, बात समझ में आई। लेकिन भाई यहाँ पर एक बात याद रखना, जो अब हमने मैटर तो जान लिया, लेकिन मैटर की यहाँ पर 3 स्टेट है। यहाँ पर मैटर भी 3 प्रकार का हो सकता है। कौन कौन से प्रकार भाई, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये क्या है, मैटर की स्टेट्स हैं। देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब यहाँ पर मैंने बोला था शुरू में ही कि जो मैटर है मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। बात समझ में आई। अब यहाँ पर एक बात याद रखना, ये है पूरे चैप्टर में लागू होगी बात, ये क्या है, पार्टिकल्स है। ये क्या है, पार्टिकल्स है, ठीक है। यह जो पार्टिकल जितने पास पास होंगे ना, उतनी ही क्या होगी, स्ट्रॉन्ग स्टेट होगी। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो घबराने वाली बात नहीं है, हर चीज को हम क्लियर करें, देखिए। और जितने दूर दूर यह पार्टिकल्स होंगे, उतनी ही क्या होगी, वीक स्टेट होगी। बात समझ में आई, बात समझ में आई। जितने पास पास पार्टिकल होंगे उतनी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग स्टेट होगी, और जितने दूर दूर पार्टिकल होंगे उतनी क्या होगी, वीक स्टेट होगी। कैसे कैसे, देखिए यहाँ पर ये पास पास है, जैसे कि एक पार्टिकल ये है, एक दूसरा पार्टिकल ये है, ये कितने पास पास है भाई, और मैंने बोला कि स्ट्रॉन्ग स्टेट होगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड की। सॉलिड में हम एग्जांपल ले लेते हैं आइस का, ठीक है। लिक्विड में हम एग्जांपल ले लेते हैं वाटर का, और गैस में हम एग्जांपल ले लेते हैं वाटर वेपर का। बात समझ में। अब यहां पर देखिए, जितना कम स्पेस होगा उतनी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग स्टेट होगी। यानी जो सॉलिड स्टेट होती है, यानी जो एग्जांपल हमने बर्फ का लिया आइस का, इसमें सॉलिड स्टेट होती है, उसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है बहुत कम होता है, जिसके कारण कौन सी स्टेट होती है, सॉलिड स्टेट होती है, ठीक है। बात समझ में आई। अगर यह पार्टिकल कुछ इस प्रकार दूर दूर होते हैं तो थोड़ी और वीक स्टेट हो जाएगी, तो कौन सी स्टेट आ जाएगी, लिक्विड स्टेट आ जाएगी। अगर यह पार्टिकल, एक पार्टिकल यहाँ पर, एक पार्टिकल यहाँ पर, एक पार्टिकल यहाँ पर है, तो कौन सी और ज्यादा वीक हो जाएगी, तो कौन सी स्टेट आ जाएगी, यह गैस स्टेट आ जाएगी। बात समझ में आई। जितने पास पार्टिकल होंगे उतनी स्ट्रॉन्ग स्टेट होगी, स्ट्रॉन्ग जितने पास पार्टिकल, सॉलिड। और दूर थोड़े वीक पार्टिकल, यानी मतलब स्पेस थोड़ा और ज्यादा है पार्टिकल के बीच में, ज्यादा पास पास नहीं है, तो लिक्विड। और ज्यादा दूर दूर है तो कौन सी स्टेट हो जाएगी, गैस स्टेट हो जाएगी। बात समझ में। अब यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर पार्टिकल के बीच में स्पेस की बात कर रहा हूँ, पार्टिकल के बीच में स्पेस की बात कर रहा हूँ। इस स्पेस को बोलते हैं हम इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस बोलते हैं भाई, ठीक है। इस पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि पार्टिकल के बीच में स्पेस, पार्टिकल के बीच में स्पेस, तो उस स्पेस को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। अब यहां पर एक बात और याद रखना, अब यहां पर एक बात और याद रखना, यहां पर हमने नाम तो लिख दिया, इंटरमोलिकुलर स्पेस का नाम तो लिख दिया, जो पार्टिकल के बीच में गैप रहता है ना, उसे हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। यह बात अपने नोट्स में लिख लेना, ठीक है। दूसरी बात, मैंने शुरू में बोला कि जितने पास पास पार्टिकल होंगे उतनी स्ट्रॉन्ग स्टेट होगी, जितने दूर दूर पार्टिकल होंगे उतनी वीक स्टेट होगी। लेकिन अगर पार्टिकल पास पास हैं तो क्यों है, क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, स्पेस की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं फोर्स की बात, क्यों है पास पास, क्योंकि इंटरमोलिकुलर, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, यानी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया आई डॉट फोर्स, ठीक है। आई मतलब इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है वे क्या है, स्ट्रॉन्ग है। यानी
ये दो पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल, ये एक पार्टिकल, ये जितने पास पास होंगे, क्यों है ये पास पास, क्योंकि इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है ना, वे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये इस पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है, ये इस पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये पार्टिकल एक दूसरे को खींच रहे हैं, एक दूसरे को अपने पास रखने की क्षमता कर रखी है इन्होंने, ठीक है। अगर ये पार्टिकल ये एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो क्या होगा, जो इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वे क्या है, थोड़ा कम है, जब भी तो ये दूर दूर है। अगर और दूर दूर है तो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है बिल्कुल ही कम है, ये लगा लो कि बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। बात समझ में, इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स पास क्यों होते हैं, क्यों होते हैं स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होता है, अट्रैक्शन एक दूसरे को अट्रैक्ट करे। ज्यादा गौर मत करो, इस बात पे ज्यादा गौर मत करो, ठीक है। अब यहां पर देख लेते हैं कुछ सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये क्या है, स्टेट है मैटर की, लेकिन इनकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, चार पॉइंट। सॉलिड के बारे में पहले जानते हैं, वेरी लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस, वेरी लेस, मैंने बोला तो था जितना पास पास पार्टिकल होंगे कौन सी स्टेट होगी, सॉलिड स्टेट होगी, स्ट्रॉन्ग स्टेट होगी, यानी सॉलिड स्ट्रॉन्ग मेथड, सॉलिड ही आता है। एग्जांपल हम आइस का ले लेते हैं। अब यहां पर देखिए बिल्कुल कम स्पेस है, वेरी लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस, ठीक है। क्यों है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स है। कौन सा फोर्स भाई, इंटरमोलिकुलर, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है। बात समझ में, इन्हें आप इस फर्स्ट पॉइंट को 2 पॉइंट भी बना सकते हैं, ठीक है। बात समझ में। अब यहां पर देखिए, हैव डिफाइनाइट शेप एंड वॉल्यूम, डिफाइनाइट शेप, डिफाइन मतलब निश्चित आकार, एंड वॉल्यूम यानी मात्रा। अब यहां पर सॉलिड की बात करूं, जैसे मैंने मार्कर का एग्जांपल लिया था ना, अब यहां पर देखिए मार्कर के एग्जांपल में मैंने बोला था हैव डिफाइनाइट शेप एंड वॉल्यूम, ये क्या है, हमने सॉलिड स्टेट में ले रखा। अब यहां पर आपको बात समझ में आएगी कि मैं क्या बोल रहा हूं, या फिर आप इमेजिन भी कर सकते हैं आइस को, आप आइस को भी इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि हमने एग्जांपल ले रखा है आइस का। देखो यहां पर हैव डिफाइनाइट शेप, डिफाइनाइट निश्चित आकार, यह शेप क्या चेंज हो सकती है, आप बोलोगे बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकती, ऐसे कर लो या उछाल के गिरा भी लो, यह शेप चेंज नहीं हो। एंड वॉल्यूम, यह इसकी जो मात्रा है यहां से लेकर के यहां तक ही है, इससे ज्यादा मात्रा कैसे भी कर लो नहीं चेंज होगी, जितनी पहले मात्रा थी ना उतनी मात्रा में ये फैला हो, जितना स्पेस इसने कवर कर रखा है ना उतनी स्पेस में ये रहेगा, ठीक है। तोड़ दो तो वे नारी बात है भाई, ठीक है। चलो तो भाई सॉलिड कैन कंप्रेस, नहीं, सॉलिड कैन नॉट आएगा भाई। जो सॉलिड है उसे हम दबाव में नहीं लेकर के आ सकते, ठीक है। सॉलिड कैन नॉट फ्लो, क्या यह सॉलिड फ्लो कर सकता है, क्या जो बर्फ का टुकड़ा है वह फ्लो कर सकता है, क्या ये मार्कर फ्लो कर सकता है, आप बोलोगे नहीं कर सकता। फ्लो यानी तरना, बहना, सॉलिड कैन नॉट फ्लो, ठीक। चलो तो फिर यह 4 प्रॉपर्टी थी सॉलिड की। अब बात करते हैं लिक्विड की, फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स पे बात करेंगे हम फिर से। लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड वीक फोर्स, यार स्पेस कम हो, ये जो स्पेस ज्यादा होगा पार्टिकल के बीच में, क्यों होगा, क्योंकि वीक फोर्स है भाई, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स है। बात समझ में आई ना, क्योंकि जितने जितने दूर पार्टिकल होंगे ना, क्यों होंगे, क्योंकि उनके जो बीच का फोर्स है वे क्या है, कम है, ठीक है। चलो तो फिर अगला पॉइंट है हैव नो डिफाइनाइट शेप, इसका कोई निश्चित आकार नहीं। अगर मैं पानी की बात करूं, अगर मैं मेरे पास क्या है, इस हाथ में एक कप में पानी है, कप में मेरे पास पानी है, उस कप को मैं एक कटोरी में डाल दूं, उस कप के पानी को कटोरी में डाल दूं तो शेप भी तो चेंज होगी। पहले क्या था, कप वाली शेप ले रखी थी पानी ने, अगर मैं उसको डाल दूं इसमें एक कटोरी में डाल दूं तो क्या होगा, जो शेप है पानी की वह चेंज हो जाएगी। बोतल से मैंने या फिर किसी और दूसरे बर्तन में डाल दिया तो क्या होगा, शेप भी चेंज होगी पानी की। लेकिन डिफाइनाइट वॉल्यूम, जैसे कि एक बोतल में क्या था, 1 लीटर पानी था और मैंने दूसरे बर्तन में डाल दिया, तो उस बर्तन में डालते समय ये तो होगा नहीं कि वे 1 लीटर का 2 लीटर हो जाए या 1 लीटर का आधा लीटर हो जाए, जो मात्रा है वह तो सेम ही रहेगी, ठीक है। लिक्विड कैन कंप्रेस, जो लिक्विड है वह कंप्रेसिबल है, उसे हम दबाव में भी ला सकते हैं, ठीक है। लिक्विड कैन फ्लो, जो लिक्विड है वह बह भी सकता है, यानी फ्लो भी कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं गैस की। अरे
जो गैस है ना, इसमें बिल्कुल ही क्या है, लेस क्या है, फोर्स, वेरी वीक फोर्स। यहाँ पर देखिए कैसे, वेरी लार्ज स्पेस, वेरी, यहाँ पर हमने एग्जांपल ले रखा है वाटर वेपर का, वाटर वेपर का एग्जांपल ले रखा है। अब यहाँ पर देखिए वेरी लार्ज स्पेस एंड वेरी वीक फोर्स, वेरी लार्ज स्पेस एंड वेरी वीक फोर्स। देखिए लार्ज स्पेस, एक पार्टिकल यहाँ पर, एक पार्टिकल यहाँ पर है, एक पार्टिकल यहाँ पर है। क्यों है? क्योंकि इनके बीच का जो फोर्स है वह बहुत ही कम है। ठीक है, चलो तो फिर नो डिफाइनाइट शेप एंड वॉल्यूम, ना तो इसकी कोई आकार है, ना इसकी कोई शेप है, और ना इसकी कोई मात्रा है। हाईली कंप्रेसिबल, सबसे ज्यादा दबाव में आने वाली चीज है गैस कैन फ्लो। जो गैस है वह फ्लो भी कर सकती है, बह भी सकती है। ठीक है, चलो तो फिर कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। अब बात करेंगे हम अगले टॉपिक की। ये देखिए यहाँ पर जो ये तीनों चीजें ना, सॉलिड कौन, मैटर की कौन कौन सी स्टेट है, प्लस इनकी प्रॉपर्टीज, यह पूरा आपका 5 मार्क्स में आ सकता है। तो आपको ये तीन स्टेट लिख देनी है, और ये 4 इनकी, या फिर 3 इनकी प्रॉपर्टी लिख देनी है, और वो भी एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल के साथ। इसकी वाटर वेपर, वाटर एंड आइस, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए। अब हम बात करते हैं कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकता है? यानी सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, गैस से सॉलिड लिक्विड, यानी जो अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। अगला टॉपिक पे आ चुके हैं हम। देखिए यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के लिए क्या करना पड़ेगा? बर्फ है मेरे पास, तो बर्फ को क्या करूंगा मैं, पिघलाऊंगा ना। कैसे? उसे गर्म करूंगा, तो भाई पिघल के क्या होगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो क्या करूंगा मैं, सॉलिड को मैंने क्या किया, मेल्ट किया, तो भाई लिक्विड में चेंज हो गया। अगर लिक्विड को उबालूंगा तो वो किस में, गैस में चेंज हो जाएगा। अगर मैं पानी को उबालूंगा तो वह भाप में तो बदल जाएगा, भाई स्टीम में बदल जाएगा। तो लिक्विड कैसे, इवोपरेट हो गया, और किस में बदल गया, गैस में बदल गया। अगर मैं गैस को वापस लिक्विड में लेके आऊं तो क्या होगा, क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन। क्या होगा, कंडेंसेशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लिक्विड को वापस मैं सॉलिड में बदलू, यानी पानी को वापस मैं बर्फ में बदलूंगा, तो क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग। यानी फ्रीज, फ्रीज तो सभी ने सुना होगा, लगभग सभी के घर पे भी होगा। फ्रीजिंग, यानी फ्रीज को बोलते हैं, फ्रीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई ये चीजों को जमा देता है। तो इसने क्या किया, लिक्विड ने जो पानी था वह भी जम चुका है, तो फिर इसे हम कहेंगे फ्रीज, यानी सॉलिड। बात समझ में, बात समझ में। अगर हम डिपेंड ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर, मैटर है वे किस चीज पर डिपेंड रहता है, प्रेशर एंड टेम्परेचर पर। अगर हम जो प्रेशर एंड टेम्परेचर है उसी को ही चेंज कर दे तो क्या होगा, उसी को ही चेंज कर दे तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑन अप्लाइंग प्रेशर द पार्टिकल ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट टुगेदर एंड स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड। अब यहां पर ध्यान से सुनिए, मैंने यहां पर एक पार्टिकल लिया और यहां पर दूसरा पार्टिकल लिया। अगर मैं इस तरफ से प्रेशर करूं, यानी इस तरफ से मैं दबाव दूं और इस तरफ से भी मैं दबाव दूं, तो दोनों तरफ के जो पार्टिकल हैं ये क्या होते चले जाएंगे, इकट्ठे होते चले जाएंगे। यानी जो स्टेट है चेंज होती चली जाएगी, क्योंकि जितना कम स्पेस होगा स्ट्रॉन्ग, थोड़ा और ज्यादा स्पेस होगा बीच में तो लिक्विड, अगर बिल्कुल ही दूर दूर होंगे तो कौन सा होगा, गैस होगा। तो ठीक इसी प्रकार हमने एग्जांपल ले लिया कि अगर हमारे पास पार्टिकल्स है और हम उस पर दोनों तरफ से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वह या तो दूर दूर, सॉरी प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वे पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे तो स्टेट चेंज हो जाएगी। एग्जाम्पल गैस टू लिक्विड, अगर गैस के पार्टिकल इतनी दूर दूर हैं तो इस तरफ से भी मैंने प्रेशर, इस तरफ से भी मैंने धकेला और इस तरफ से भी मैंने धकेला, तो क्या होगा, यह पार्टिकल यहाँ के बजाय यहाँ पर हो जाएंगे, हो गए, यहाँ पर तो नहीं, यहाँ पर हो जाएंगे पार्टिकल। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेट कहलाएगी, लिक्विड स्टेट कहलाएगी, क्योंकि लिक्विड में क्या होता है, लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस। ठीक है, स्पेस क्या होता है, ज्यादा होता है, लेकिन गैस में वेरी लार्ज, गैस में
ये गैस के पार्टिकल थे वेरी लार्ज। अब ये प्रेशर दबाव देने के कारण पास पास आ गए, तो क्या हो गया ये अब लार्ज, यानी कम हो गया स्पेस। कम स्पेस होगा तो स्टेट भी तो चेंज होगी। अगर मैं और ज्यादा प्रेशर दूं इन पार्टिकल्स पे तो ये और पास पास आ जाएंगे, तो ये कौन सी स्टेट हो जाएगी, सॉलिड स्टेट हो जाएगी। बात समझ में, बात समझ में। तो ये था टॉपिक इसका, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अगर मैं अब बात करूं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो फिर इसमें एक अलग कहावत आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पहली बात तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, ओनली गिव मी अ फ्यू सेकंड्स में एक बार इसको इरेज करके अगली टॉपिक को मैं राइट कर दूं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने बोला कि प्रेशर को और टेम्परेचर को चेंज कर दे तो क्या होगा। प्रेशर चेंज किया तो पार्टिकल्स पास आ जाते हैं, दूर हो जाते हैं, ये हमने देख लिया क्या होता है और क्या नहीं होता है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर दें तो क्या होगा, और इसके अंदर से मैं गारंटी देता हूं कि कम से कम 2 नंबर का और ज्यादा से ज्यादा 5 नंबर का भी आ सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं, छोटे छोटे आसान आसान पॉइंट, जो कि आपके एग्जाम में एग्जाम्पल के साथ साथ डेफिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से वह पॉइंट है वह भी जानिए। चलो तो फिर सबसे पहले यह देखते हैं कि प्रेशर चेंज हो जाए तो क्या होगा, यह देख लिया, लेकिन टेम्परेचर चेंज हो जाए तो क्या होगा यह और देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज टेम्परेचर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, एज द टेम्परेचर राइजेस द पार्टिकल्स एनर्जी राइजेस एज वेल। यहाँ पर देखिए मैं शुरू से ही बोल रहा हूं कि सॉलिड का लिक्विड में बदल जाना है, लिक्विड का गैस में। अगर यहाँ पर मेरे पास एक बर्फ का टुकड़ा है और अगर मैं उस बर्फ के टुकड़े को उसको मैं क्या करूं, पानी में बदल दो, यानी मैं पहले सॉलिड स्टेट में था, अब मैंने उसको किस में बदल दिया, लिक्विड स्टेट में बदल दिया। ठीक है, जब मैंने उसको गर्म किया और गर्म करके वह लिक्विड में चेंज हुआ, जो उसके बीच का प्रोसेस है, जो उसके पहले में क्या था, आइस था, फिर क्या हुआ, वे लिक्विड हो गया। लेकिन जो बीच का प्रोसेस है कैसे हुआ, जो टेम्परेचर था मैंने क्या किया, बढ़ा दिया। जो टेम्परेचर था बढ़ा दिया, लेकिन टेम्परेचर तो बढ़ा दिया, लेकिन ऐसा उस टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, तो यहां पर देखिए, एज द टेम्परेचर राइजेस द पार्टिकल्स एनर्जी राइजेस एज वेल। जैसे जैसे तापमान मैंने बढ़ाया, जो पार्टिकल्स हैं आइस के, वे क्या हुआ, वह भी उसके अंदर जो एनर्जी है वह भी क्या हुई, बढ़ने लग गई। लेकिन वह कौन सी एनर्जी होती है भाई, वे होती है काइनेटिक एनर्जी। जो मैं बोल रहा हूं ना बात कि पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी बढ़ने लगी, तो वे कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर राइजेस द पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी अराइजेस एज वेल। साथ ही साथ टेम्परेचर भी बढ़ा तो जो एनर्जी है पार्टिकल्स की वे भी बढ़ी। तो इससे क्या हुआ, एज अ रिजल्ट, जिससे हमें यह परिणाम मिला, द पार्टिकल्स मूव फास्ट एंड बिगेन वाइब्रेटिंग मोर क्विकली। जो पार्टिकल्स के अंदर है मूवमेंट शुरू हो गई, मूवमेंट शुरू हो गई, हलचल शुरू हो गई, वाइब्रेट करने लग गई। और एज अ रिजल्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स आर वीक। क्या हो गया, वीक हो गया। क्या हो गया, वीक हो गया। अब यहां पर देखिए आइस थे, आइस के तो पार्टिकल भाई बिल्कुल पास पास रहेंगे क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में आता है। लेकिन लिक्विड के जो पार्टिकल है वह दूर दूर होंगे क्योंकि वे लिक्विड स्टेट में, लिक्विड में तो भाई वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, तो ज्यादा स्पेस होता है। लेकिन आइस में ऐसा नहीं होता, आइस में तो कम था स्पेस, लेकिन अब इसमें आइस में ज्यादा स्पेस हो गया, और जिसके कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में टूट गया, जिसके कारण में लिक्विड हो गया। लेकिन कैसे हुआ भाई, हमने टेम्परेचर क्या किया, बढ़ा दिया। हमने क्या किया, जो टेम्परेचर था वह बढ़ा दिया, जिसके कारण जो काइनेटिक एनर्जी थी पार्टिकल्स के अंदर वह भी क्या हो गई, वह भी क्या हो गई, बढ़ गई। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो जो उनका जो अट्रैक्शन था एक दूसरे को अपने पास चिपकाए रखने का, वह कमजोर पड़ गया और वह पार्टिकल दूर दूर हो गए। इसी प्रकार आप हर स्टेट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसके अंदर 1 2 3 4 5 5 5 6
और भाई और 7 और 8 जो कि लेटेंट हीट के ही पार्ट है, तो इसे हटा देते हैं। 6.1 एंड 6.2 ये छठे की पार्ट है। इसके अंदर 6 बातें और बताई गई हैं जो कि आपके एग्जाम में 2-2 नंबर की पूछी जा सकती हैं, वो भी एग्जाम्पल के सहित। इसमें से मैं गारंटी देता हूं कि जरूर जरूर आएगा। देयर आर 100% चांसेस। बाकी टीचर के दिमाग में क्या पता आड़ू टीचर हो हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है? अगर मैं सॉलिड को लिक्विड में बदल दूं तो ये क्या कहलाएगा? फ्यूजन कहलाएगा। जैसे कि आइस क्या था? सॉलिड था, मैंने किस में बदल दिया? लिक्विड में। तो क्या हुआ भाई? ये भी क्या है? फ्यूजन ही तो हुआ, क्योंकि आइस सॉलिड था, लिक्विड क्या है? वो लिक्विड, आइस को मैंने किस में बदला था? वाटर में। तो वाटर में बदला तो वाटर क्या है? लिक्विड ही तो है। तो आइस सॉलिड का लिक्विड में बदल जाना फ्यूजन कहलाता है। ये भी प्रोसेस फ्यूजन ही था, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो मेल्टिंग पॉइंट है ठीक अपोजिट है किसके? बॉइलिंग पॉइंट के, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट के बीच में, ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बीच में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, ठीक है, जो कि आपका 3 नंबर में आ सकता है। चलो तो फिर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट टू बिकम लिक्विड। वह तापमान, जिस तापमान में जो सॉलिड है वह पिघलने लग जाए। और भाई पिघल कर कौन सी फॉर्म लेगा? लिक्विड ही तो फॉर्म लेगा। तो क्या लिख सकते हैं हम? द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट, तो सॉलिड वह पिघलने लग जाए, और टू बिकम लिक्विड, ताकि वह लिक्विड में बदल जाए, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जो कि इसका अपोजिट है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। हम पानी को गर्म करेंगे तो वह कम तापमान, जिस तापमान में जो पानी है वह शुरू हो जाए गर्म हो जाना, ठीक है, उसे हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ में? यहाँ पर सॉलिड मेल्ट हो रहा है, यहाँ पर पिघल रहा है, लेकिन बॉइलिंग में क्या हो रहा है? लिक्विड है जो वो गर्म हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में बदल गया। अब यहाँ पर देखिए, इसी लिक्विड को हम क्या करें? गर्म करें। बस एक मैं तरीका बता रहा हूं समझाने का, ठीक है। सब्लिमेशन, सॉलिड टू गैस, सॉलिड का डायरेक्ट गैस में बदल जाना बिना किसी दूसरे स्टेट में जाए, यानी सॉलिड लिक्विड में नहीं गया, डायरेक्ट चेंज हो गया किसमें? गैस में, ठीक है, उसे हम बोलेंगे सब्लिमेशन। डिपोजिशन, गैस का डायरेक्ट चेंज हो गया किसमें? सॉलिड में। लेकिन यह जैसे मेल्टिंग बॉइलिंग एक दूसरे के अपोजिट था, ठीक उसी प्रकार सब्लिमेशन डिपोजिशन एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, सॉलिड से गैस में चेंज हुआ, और यहाँ पर गैस से सॉलिड में चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पर आप बोलोगे सर जी ऐसे तो हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन भाई मैं हूं ना, कंफ्यूज होने तो नहीं दूंगा। यहाँ पर देखिए, ऐसे क्या बनता है? सब्लिमेशन, और ऐसे क्या बनता है? सॉलिड। ये भी फर्स्ट आता है और ये भी फर्स्ट आता है, यानी सब्लिमेशन यानी सॉलिड टू गैस, एस और एस याद रखना। अगर यह याद हो गया तो भाई दूसरा अपोजिट तो है, ये तो आप लिख ही दोगे। बात समझ में? ठीक है। और कैसे लिखी? ये ट्रिक जरूर बताना। अब 6 पॉइंट आता है लेटेंट हीट, द हीट एनर्जी दैट इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। द हीट और एनर्जी दैट इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। आइस से लिक्विड में बदलने के दौरान, या लिक्विड से गैस में, गैस से सॉलिड में, किसी भी सॉलिड कोई किसी भी स्टेट में बदलने के दौरान जो हीट रिलीज हुई, या फिर जो एनर्जी रिलीज हुई या फिर एब्जॉर्ब हुई, किस समय? जब स्टेट चेंज हो रही थी, सॉलिड से लिक्विड में, या फिर लिक्विड से सॉलिड में, या फिर गैस में, या फिर गैस से सॉलिड में, किसी भी समय स्टेट तो चेंज हो रही है, उसके समय जो कहाँ पे गया भाई? हाँ, द हीट एंड एनर्जी, जो हीट या फिर एनर्जी आप कुछ भी लिख सकते हैं, दैट इज एब्जॉर्ब्ड या रिलीज्ड ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, उसे हम बोलेंगे लेटेंट हीट। यानी स्टेट चेंज होने के दौरान जो हीट रिलीज हुई या एनर्जी रिलीज हुई या एब्जॉर्ब हुई, वह उसे हम बोलेंगे लेटेंट हीट, ठीक है। अब इसके लेटेंट हीट के 2 पार्ट आते हैं, लेटेंट हीट और फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, भाई फ्यूजन अभी तो पढ़ा था, फ्यूजन सॉलिड टू लिक्विड। फ्यूजन सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना है सॉलिड से लिक्विड में बदल जाना। एग्जांपल यहां पर मैंने दे रखा है, सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा है,
ठीक है भैया, ओके। तो ये फ्यूजन, तो यहाँ पर यह बात सुनते हैं आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि फ्यूजन क्या है। लेकिन यहाँ पर लेटेंट हीट जो जुड़ गया है तो इसमें छोटा सा चेंज है, बाकी डेफिनेशन यही है, छोटा सा चेंज है यहाँ पर देखेंगे। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो कि इसका दूसरा पार्ट है, तो सबसे पहले हम जानते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन यानी भाप, यानी गैस की बात हो रही है, यहाँ पर गैस स्टेट की बात हो रही है। वेपोराइजेशन एक गैस ही तो होती है, भाप में, लिक्विड का किसमें, गैस में बदल जाना, वाटर वेपर में, जो क्या होता है वेपोराइजेशन। द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg H2O टू अ वेपर। बात समझ में, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg H2O, यानी H2 यानी यहाँ पर वाटर बोल रहे हैं, टू अ वेपर। यहाँ पर देखिए 1 किलो पानी को गैस में बदलने के लिए जो हीट लगी है ना, जो एनर्जी या जो हीट लगी है, किसको, 1 किलो पानी को भाप में बदलने के लिए, उसे हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक इसी जगह अगर मैं बोल दूं कि फ्यूजन की बात हो तो सॉलिड, डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल क्या है, सेम है, लिक्विड। तो ये फ्यूजन कहलाएगा। 1 किलो 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जितनी एनर्जी लगी, जितनी हीट लगी, उसे हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बात समझ में। वेपोराइजेशन यानी भाप में बदल जाना, ठीक है, यानी गैस स्टेट में बदल जाना, ठीक है, बात समझ में। इवोपरेशन, अब हमारा फाइनल अब कुछ छोटे मोटे लास्ट टॉपिक रह गए हैं। इवोपरेशन क्या है, इवोपरेशन के 3-4 फैक्टर हैं और बस आपका चैप्टर कंप्लीट। अब यहाँ पर देखिए इवोपरेशन क्या है। यह तो आपका यहाँ पर 2-2 नंबर के भी बनेंगे, 3-3 नंबर का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। और भाई अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज कर देते तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। और सबसे इंपोर्टेंट 5 नंबर का स्टेट ऑफ मैटर सबसे भयंकर क्वेश्चन, ठीक है। द फिनोमिनन ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर स्टेट क्या कहलाएगा, इवोपरेशन कहलाएगा। लिक्विड का किस में चेंज हो जाना, गैस में चेंज हो जाना, क्या कहलाएगा, इवोपरेशन कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, और इवोपरेशन को साथ ही साथ हम सरफेस फिनोमिनन भी कहते हैं, क्योंकि यह कहां पर होता है, सरफेस में ही होता है, ठीक है। सरफेस फिनोमिनन इसलिए बोला है क्योंकि जो इवोपरेशन है, जो लिक्विड से भाप में बदल रहा है, यानी जो लिक्विड से गैस में बदलने लग रहा है, उसे हम सरफेस फिनोमिनन भी बोलेंगे, क्योंकि वह सरफेस पे ही हो रहा है। अब इसके कुछ फैक्टर भी हैं, इवोपरेशन के कुछ फैक्टर हैं, 1 मिनट दीजिएगा, बोर्ड क्लियर कर ली, ठीक है। अब मैं बात करता हूं लास्ट एंड फाइनल टॉपिक की, इसके बाद आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इससे पार आपका बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। तो फैक्टर कौन कौन से हैं इवोपरेशन के, इसके 5 फैक्टर हैं, और जो 5वां पॉइंट है ना, वो एक छोटा सा टॉपिक भी है और वो फैक्टर भी है। तो सबसे पहले चार को जान लेते हैं। इंक्रीज, जो ये एरो दिखाएगा ना ऊपर वाला, तो ये दर्शाएगा इंक्रीज का, कि इंक्रीज हो रही है, ठीक है। जो नीचे का एरो दिखाएगा ये बताएगा डिक्रीज का, ठीक है, बात समझ में। देखिए यहाँ पर मैंने ऊपर का एरो लगा रखा है, यानी इंक्रीज की बात हो रही है, यहाँ पर नीचे का यानी डिक्रीज की बात हो रही है, ठीक है। देखिए, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इवोपरेशन, रेट ऑफ इवोपरेशन। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो इवोपरेशन भी इंक्रीज होगा। एक तो यार एक बात बताओ, एक इतने एरिया में क्या हो रहा है, लिक्विड से गैस में बदल रहा है पानी, तो ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, एक इतने एरिया में लिक्विड से गैस में बदल रहा है पानी, तो यहाँ पर इतना एरिया, तो सरफेस एरिया इतना, और यहाँ पर सरफेस एरिया इतना है, तो कहां पर ज्यादा सरफेस एरिया है, आप बोलोगे यहाँ पर ज्यादा सरफेस एरिया है, आप बोलोगे यहाँ पर ज्यादा सरफेस एरिया है, क्योंकि इससे यहाँ पता चला कि ज्यादा सरफेस एरिया तो ज्यादा इवोपरेशन, यानी ज्यादा गैस में बदल रहा है पानी, जितना कम सरफेस एरिया उतना ही कम इवोपरेशन होगा। तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्लियर। इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज द रेट ऑफ
इवोपरेशन, अगर जो टेम्परेचर है वह इंक्रीज होगा तो रेट जो मात्रा है इवोपरेशन की लिक्विड से गैस में बदलने की वह भी तो क्या होगा, वह भी तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्योंकि भाई एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम पानी को गर्म करने के लिए रख देते हैं तो आपने देखा होगा उसके ऊपर प्लेट रख देना बर्तन के ऊपर, तो आप थोड़ी देर बाद आकर के देखोगे तो उसके ऊपर भी, प्लेट के ऊपर भी पानी मिलेगा, यानी जो लिक्विड है वह गैस में बदलने लग रहा है। ठीक है, और कैसे, क्योंकि हमने क्या है उसका जो टेम्परेचर है लगातार वह भी बढ़ता जा रहा है, और जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ना उतनी स्पीड से उतना ही ज्यादा इवोपरेशन होता जाएगा। ठीक है, ठीक है। इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीज रेट ऑफ इवोपरेशन, अगर जो विंड स्पीड है हवा तो क्या होगा, उतनी ज्यादा इवोपरेशन होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी इंक्रीज रेट ऑफ इवोपरेशन। अब यहाँ पर एक बात याद रखना, ये डिक्रीज की बात हो रही है, अब तक यहाँ पर सब हर पॉइंट पे किसकी बात हुई थी, इंक्रीज की, लेकिन फोर्थ पॉइंट पे बात हो रही है यहाँ पर डिक्रीज की। हर पॉइंट में से इंक्रीज की बात हुई थी, लेकिन अब फोर्थ पॉइंट ऐसा है, सिर्फ एक पॉइंट ऐसा जहां पर डिक्रीज की बात हो रही है, वह कौन सा है, ह्यूमिडिटी, स्टार। ठीक है, स्टार लगाओ इसको, क्योंकि एक ही पॉइंट ऐसा है जिसमें डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, लेकिन भाई अकड़ तो इसमें पूरी है, इंक्रीज हो रहा है इवोपरेशन। ठीक है, चलो फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ फैक्टर, यह आपका टॉपिक भी है जो कि आपके एग्जाम में 2 नंबर का आ सकता है। आपके एनसीईआरटी बुक में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी दे रखे हैं, और यह टॉपिक आपका 2 नंबर में भी आ सकता है, इवोपरेशन प्रोसेस कूलिंग इफेक्ट, और यह एक फैक्टर भी है। ठीक है, तो फैक्टर भी याद रखना, और साथ ही साथ इस पे कोई टॉपिक भी है, इस पे 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, आप यह बातें लिख देना। अब यहाँ पर देखिए, इवोपरेशन प्रोसेस कूलिंग इफेक्ट, यह आपका इफेक्ट, लेकिन कैसे करता है कूलिंग इफेक्ट, अब यहाँ पर एक टॉपिक बन गया। यहाँ तक तो ये फैक्टर था, लेकिन अब इससे यहाँ पर आएंगे ना, कैसे क्या प्रोसेस है, तो अब ये लास्ट है, और यह लास्ट टॉपिक भी है, और यह क्या है, इसका पूरा प्रोसेस भी है, 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड, जो पार्टिकल लिक्विड के एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवोपरेशन, जो पार्टिकल है किसके भाई, लिक्विड के, उसने जो इवोपरेशन के दौरान जो अपनी एनर्जी लॉस कर दी थी, वह एनर्जी वापस पाने के लिए वह क्या करता है, जो उसका सराउंडेड एरिया है वहां से अपनी एनर्जी वापस ले लेता है, जिसके बदले उस सराउंडेड एरिया को वह बोलता है कि हम आपको ठंडक। ठीक है, दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी मेक सराउंडिंग कूल। यहाँ पर आप बात समझिएगा, यहाँ पर देखिए बीच में पानी है, आपने यह भी छोड़ी, आप सभी ने सुना होगा या फिर देखा भी होगा या फिर आप गए भी होंगे, बीच का जो सराउंडेड एरिया है ना, वह मिट्टी का एरिया, वह ठंडा क्यों होता है, क्योंकि इवोपरेशन के दौरान जो एनर्जी लिक्विड पार्टिकल जो पानी था उसने जो लॉस कर दी ना, तो वह अपनी लॉस की हुई एनर्जी वापस पाने के लिए जो उसके सराउंडेड एरिया है, तो उसका सराउंडेड एरिया है वहां से इकट्ठी कर लेता है, वापस रीगेन, वापस से अपनी एनर्जी पा लेता है, और जिसके कारण यह एरिया क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है। यानी तुम मुझे एनर्जी दो, मैं तुम्हें कूलिंग दूंगा, यह बात कह रहा है फिफ्थ फैक्टर। बात समझ में आई आप सभी को? यहाँ पर बोला गया था पार्टिकल ऑफ लिक्विड इवेपोरेशन के दौरान एनर्जी लॉस हुई, तो कहां से एनर्जी ली, अपने सराउंडेड एरिया से ले ली एनर्जी, और उसके बदले वहां पर कूलिंग इफेक्ट कर दिया, वहां पर थोड़ी ठंडक फैल गई। तो यह पूरा चैप्टर आज कंप्लीट होता है, और इससे बार आपका कुछ आएगा नहीं। अगर आपको अभी भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर जाकर के आप हम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, पर्सनल चैट भी आप मुझसे कर सकते हैं, तो आप बेझिझक किसी भी समय अपना डाउट पूछ सकते हैं। और क्लास 9 सिलेबस वीडियो भी डाल रखी है, जरूर देख लेना, बिना सिलेबस आप क्या कर सकते हो। तो फिर थैंक यू, आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है।